और हर कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज है उसको हमने डिफाइन किया है। कंडक्टर 1 के ऊपर चार्ज है, दैट इज Q1, कंडक्टर 2 के ऊपर Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन। ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल? कंडक्टर 1 और 2 के दरमियान जो वोल्टेज होगी दैट विल बी V12। एंड व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस बिटवीन कंडक्टर 1 एंड 2? ऑफ कोर्स कैपेसिटेंस के लिए हमने एक फार्मूला डिफाइन किया है। ठीक है, तो उस फार्मूले से फिर हम कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V का एक फार्मूला है। ठीक है, सो V12 कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 के दरमियान जो पोटेंशियल होगा, व्हाट विल बी दैट पोटेंशियल डिफरेंस? इट विल बी a positive charge, place a positive charge on the surface of conductor 2 फॉर एग्जांपल, और उसके बाद उसको मूव करें कंडक्टर 2 की सरफेस से कंडक्टर 1 की सरफेस के ऊपर। Because there is electric field between these two conductors, so you will have to do some work, and that work is basically potential difference between conductor 1 and conductor 2. ठीक है, but of course there are charges in the vicinity of these two conductors. So therefore their electric fields, they will also influence the work done in moving a charge from the surface of conductor 2 to surface of conductor 1. ठीक है, तो सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस? सो यहाँ पे Q3 है, इसकी वजह से भी वर्क डन, यहाँ पे इसकी वजह से भी वर्क डन पे फोर्स पड़ेगी उस कंडक्टर पे, इसकी वजह से भी फोर्स पड़ेगी, इसकी वजह से भी फोर्स पड़ेगी, इसकी वजह से भी पड़ेगी, एंड सो ऑन। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर 1 एंड 2 V12, इसके लिए इफ यू रिमेंबर हमने बात की थी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सॉरी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लॉग ऑफ इस कंडक्टर और इस कंडक्टर के दरमियान डिस्टेंस D12 डिवाइडेड बाय R1 या D11 का नाम दे दें ताकि एक सिमेट्री। ठीक है, R1 के बजाय D11 का मतलब है कि इसका रेडियस। ठीक है, सो V12 इज नथिंग बट 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट log of D12, because we are interested in finding V12, so D12 log of D12 divide by D11, ठीक है, प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट log of D22 divided by D12 इन दोनों के दरमियान, because we are interested in V12। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से Q3 की वजह से भी V12 में कंट्रीब्यूशन होगी, Q3 की वजह से भी। अगर ये Q2 और Q1 ना होता और अगर एक पॉजिटिव चार्ज को अगर हम यहां से यहां मूव करते तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो देयर, ठीक है, इन समवेयर हियर। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर ये दोनों चार्जेस ना भी होते तब भी यू हैड टू डू सम वर्क इन मूविंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ड्यू टू द चार्ज ऑन द कंडक्टर 3। ठीक है, सो उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस V12 होगा इस चार्ज की वजह से, that will be is equal to Q3 divided by 2 pi epsilon naught log of इस पॉइंट और इस पॉइंट के डिस्टेंस जहां से मूव करके दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं, इस कंडक्टर और इस कंडक्टर के log of this distance divided by this distance। ठीक है, इसी तरीके से इसकी वजह से क्या होगा, QI की वजह से इस पे पोटेंशियल V12 QI की वजह से क्या होगा, that will be equal to QI divided by 2 pi epsilon naught log of this distance। ठीक है, QI और Q2 के दरमियान डिस्टेंस डिवाइड बाय QI और Q1 के दरमियान डिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली जैसा कि वजह क्या है, बिकॉज देखें यहां पे अगर हम पोटेंशियल की बात करें, इफ यू रिमेंबर इसके लिए जब हमने एक D12 इस पॉइंट और इस V12 को हमने कैसे डिफाइन किया था, D2 डिवाइड बाय D1 डिफाइन किया था, इफ यू रिमेंबर ये फार्मूला था। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसको देखूं, सिर्फ Q3 की वजह से देखूं, इस QI की वजह से देखूं, ठीक है, जब यहां से मैं यहां मूव करता हूं तो बेसिकली यहां से ये वाला जो डिस्टेंस एक रेडियस ये बन जाएगा, QI से एक रेडियस ये बनता है, और QI से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस जो हो ये बेसिकली D2 बन रहा है। पुराना जो फार्मूला उसमें हमने क्या किया था, एक चार्ज Q अगर किसी कंडक्टर के ऊपर है और एक पॉइंट चार्ज को D2 से D1 पे ले आए तो वो वर्क डन बेसिकली वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है D12 के दरमियान। तो यहाँ पे अगर बाकी सारे चार्जेस को मैं भूल जाता हूँ तो फिर भी मैं देखता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस D2 बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस D1 बनता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ मैं मूव कर रहा हूँ चार्ज को।
तो फार्मूले के मुताबिक क्या है, Q डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन log D2 ओवर D1 बन जाता है। तो इस चार्ज की वजह से, लेकिन ये वाला डिस्टेंस D2QI है, और ये वाला डिस्टेंस जो D2 जिसको हमने प्रीवियसली डिफाइन किया था, वो बेसिकली QI और इसके दरमियान डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q3 की वजह से जो V12 होगा, that will be is equal to Q3 divided by 2 pi epsilon naught log of this distance divided by this distance। इसकी वजह से V12 जो होगा that will be Qn log of this distance divided by this distance, because इस QI से लेकर यहाँ तक जो रेडियस है, इस कंडक्टर तक रेडियस वो हमारे पास बन जाता है D1 के बराबर, D2 के बराबर बन जाता है, और ये वाला रेडियस बेसिकली D1 है। ठीक है, पुराने फार्मूले के मुताबिक देखें। ये सारी वोल्टेज, इन सारे चार्जेस की वजह से V12 हम डिफाइन करते हैं, उन सबको आपस में ऐड करते हैं, तो व्हाट वी गेट इज, वी विल गेट ए जनरल इक्वेशन व्हिच इज डिफाइंड हियर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ I एंड J, कंडक्टर I और J के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, वो ये वाली इक्वेशन डिफाइन करेंगी। सिमिलरली अगर मैं निकालना चाहूँ Q3 और N के दरमियान V3N निकालो, V3N which is the potential difference between conductor 3 and conductor N, तो वो क्या होगी, Q3 divided by 2 pi epsilon naught log of इसके और इसके दरमियान डिस्टेंस which is equal to D3N divided by D33 इसका रेडियस, प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल, वो किसके बराबर होगा, Qn डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log ऑफ इसका रेडियस DNN डिवाइडेड बाई D3N। इसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा, V3N इन दोनों कंडक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस। इसकी वजह से क्या होगा, वो होगा बेसिकली यहां से लेकर Q2 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log ऑफ दिस डिस्टेंस यहां से इसके दरमियान डिस्टेंस D2N डिवाइडेड बाई D3N। ठीक है, इसकी वजह से V3N क्या होगा, Q1 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log ऑफ दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस। ठीक है, इसी तरीके से जो सबकी जो कंट्रीब्यूशंस है V3N पे, इन सारे चार्जेस की जो कंट्रीब्यूशन है, उस सबको हम आपस में ऐड करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, सुपर इम्पोजिशन थ्योरम लगाएंगे, तो हमारे पास V3N हमारे पास वोल्टेज आ जाएगी दोनों कंडक्टर्स के दरमियान। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 3 फेजेस हैं। इसमें पोजीशन 1 QA फेज A है। वन मोर थिंग दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑल दीज चार्जेस Q1 प्लस Q2 जैसे 3 फेज लाइंस हैं, उसमें I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से चार्जेस है, अगर 3 फेज हमारे पास लाइन है, 3 फेज सिस्टम है, तो उसमें Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। अगर n फेजेस है, n कंडक्टर्स हैं, तो वी मस्ट हैव Q1 प्लस Q2 प्लस डैश 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 Qn मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे अब हम बात करते हैं 3 फेज हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है, इसकी कैपेसिटेंस हमने फाइंड करनी है। तो 3 पोजीशंस है, पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है और पोजीशन 3 है। ये फेज ए का कंडक्टर है, ये फेज बी का कंडक्टर है और ये फेज सी का कंडक्टर है। यहाँ पे हम ट्रांसपोज करते हैं, फेज ए जो है इट विल शिफ्ट टू फेज बी अगले स्पेन में, और उसके फेज ए जो है ये पोजीशन 2 पे चला जाएगा, फेज बी जो है ये पोजीशन 3 पे चला जाएगा, और फेज सी जो है वो पोजीशन ए पे चला जाएगा इस स्पेन में। और उसके बाद अगले स्पेन में फेज ए जो है वो यहाँ पे आएगा, तीसरी पोजीशन पे जाएगा, फेज सी जो है वो फिर यहाँ पे आएगा, और फेज बी जो है वो शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा। ठीक है, ट्रांसपोजिशन जिस तरह यहाँ पे उसने दिखाई, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है और ये पोजीशन 3 है। अगले उसमें फिर सी पोजीशन 1 पे आएगा, ये पोजीशन 2 पे जाएगा, ये पोजीशन 3 पे जाएगा। उसके बाद अगले स्पेन में ये पोजीशन बी पोजीशन 1 पे आएगा और सी पोजीशन 2 पे आएगा और ए पोजीशन 3 पे आएगा। इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ट्रांसपोजिशन की। ठीक है, और फिर हमें ये भी पता है कि ये जो बैलेंस 3 फेज सिस्टम्स है, तो उसमें QA प्लस QB प्लस QC मस्ट बी इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमने, जैसा कि हमने प्रीवियसली इसके लिए हमने फाइंड की थी, क्या चीज फाइंड की थी, इंडक्टेंस फाइंड की थी।
और उसमें ट्रांसपोजिशन में हमने देखा था कि ट्रांसपोजिशन इंडक्टेंस फाइंड करते वक्त हम फ्लक्स लिंकेजेस की बात करते थे, यहाँ पे हम वोल्टेजेस की बात करेंगे। VAB वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर A एंड B। ऑफ कोर्स जब ये इस पोजीशन में होता है, कंडक्टर A यहाँ पे है, कंडक्टर B सेकंड पोजीशन पे है और कंडक्टर 3 यहाँ पे है, तो वोल्टेज कुछ और होगी। उसके बाद जब शिफ्ट करते हैं, इनको ट्रांसपोज करते हैं अगले सेक्शन में, तो ऑफ कोर्स A और B, A यहाँ पे होगा और B यहाँ पे होगा। दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो पहले के मुकाबले में क्या है, बढ़ गया है। तो इसका मतलब है A और B, VAB अब चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी डिस्टेंस चेंज हो गया, तो A और B चेंज हो जाएगा। और उसके बाद उससे अगले उसमें हम जब शिफ्ट अगला जो थर्ड स्पेन है उसमें ट्रांसपोजिशन करेंगे, तो A बेसिकली यहाँ आएगा और B यहाँ आ जाएगा। फिर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस चेंज हो गया है और इसका भी QC बेसिकली यहाँ पे आएगा इस पोजीशन पे, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस भी A और B कंडक्टर से चेंज हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे VAB जब इस फर्स्ट स्पेन में होगा तो उसमें VAB की वैल्यू कुछ और होगी, सेकंड स्पेन में जब जाएंगे तो V और B की वैल्यू कुछ और होगी, और थर्ड स्पेन में जाएंगे तो V और B की वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है। तो बेसिकली हमने इंडक्टेंस निकाल दी है कंडक्टर A और B के दरमियान। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक एवरेज VAB डिफाइन करना पड़ेगा। वो कैसे डिफाइन करेंगे? VAB इस पोजीशन में VAB की वैल्यू क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, और उन VABs को ऐड करके, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द होल ट्रांसमिशन लाइन, किसी एक सेक्शन की कैपेसिटेंस की हम बात नहीं करते, पूरे ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटेंस की बात करते हैं। तो जो एवरेज VAB होगा उसको फिर हम इस्तेमाल करेंगे कैपेसिटेंस निकालने के लिए। तो इट्स वेरी सिंपल, VAB in position 1 when conductor phase A is in position 1, phase B is in position 2 and phase C is in position 3, ठीक है। तो यहाँ पे VAB in position 1 में 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये सब में कॉमन है, इसको हमने बाहर निकाला। QA चार्ज VAB निकालना है, QA log D12 डिवाइडेड बाय R, 1 और 2 के दरमियान डिस्टेंस, D12 का मतलब 1 और 2 के दरमियान डिस्टेंस डिवाइडेड बाय R, प्लस QB log R डिवाइडेड बाय D12, जैसा कि QB इंटू R डिवाइड बाय D12, ये वाला डिस्टेंस, ये पहले हम बात कर चुके हैं इसकी। और उसके बाद थर्ड C की वजह से, QC की वजह से VAB पे क्या होगा, तो उसमें VAB इन दोनों के दरमियान, VA यहाँ पे है, B यहाँ पे है, QC की वजह से निकालेंगे तो QC मल्टीप्लाइड QC log ऑफ दिस डिस्टेंस डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस, ठीक है। सो यहाँ पे QC log ऑफ D23 डिवाइड बाय D13, ये आएगा। सिमिलरली, हेलो जी बेटा, हेलो, आप लोग ऑनलाइन तो है ना? यस सर, आवाज आ रही है। अच्छा, हमें लगा सर आप जो है वो कॉल पे बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कॉल पे बात नहीं कर रहा हूँ, वो कॉल आ रही थी तो मैंने सोचा कि कहीं आप लोग डिस्कनेक्ट हो गए, आप तो जोर नहीं लगा रहे हैं कॉल। अच्छा ठीक है, तो VAB का पता चल गया आप लोगों को। इट्स वेरी सिंपल। हेलो जी, यस सर, समझ आ गई है, समझ आ गई। गुड। VAB अब सेकंड सेक्शन में जब हम यहाँ पे आएंगे तो VAB A यहाँ पे होगा और A यहाँ पे आएगा और B यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, यानी अब A और B के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो D23 होगा। C और B यहाँ पे है और C यहाँ पे होगा। B और C के दरमियान फिर डिस्टेंस क्या होगा, इट विल बी D13। ये वाले जो डिस्टेंसेस है ये फेज A और B के दरमियान नहीं, ये पोजीशंस हैं बेसिकली। फेज A, B और C अपनी पोजीशन से चेंज कर रहे हैं। A जब B यहाँ पे आएगा, C यहाँ पे आएगा, तो B और C के दरमियान डिस्टेंस D12 होगा, ठीक है। सो हियर इज VAB जब सेकंड पोजीशन पे जाएगा, A शिफ्ट होके यहाँ आएगा और B शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर उस फिगर को मैं यहाँ पे ही प्लॉट करता तो अच्छा था, लेकिन एनीवे जरा उसको जाके दोबारा देख लें। VAB के लिए अब ये इक्वेशन आएगी। अब थर्ड पोजीशन पे जब चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएंगे कंडक्टर्स, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशंस आ जाएंगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। एवरेज वैल्यू ऑफ VAB, इन सबको आपस में ऐड कर दें तो व्हाट वी गेट इज QA log D12 D23 D13 डिवाइड बाय R3 प्लस QB log R3 डिवाइड बाय D12 D23 D13
प्लस क्यू सी log D12 D23 D13 डिवाइडेड बाय D12 D23 D13 ये आ जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो व्हाट वी गेट इज, यहाँ पे ये देखिए वेरी इंटरेस्टिंग, D12 D23 D13 D2 ये एक जैसी टर्म्स हैं, तो ये सारी कट जाएंगी और QC का जो इफेक्ट होगा वो हमारे पास खत्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोजिशन की वजह से QC का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज VAB, क्योंकि ये जीरो आ जाएगा ना, log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी VAB वोल्टेज बिटवीन, अगर ट्रांसपोजिशन न करते तो इस C का इफेक्ट भी, QC का इफेक्ट भी वोल्टेज पे आ जाता, लेकिन ट्रांसपोजिशन की वजह से C का इफेक्ट कंप्लीटली खत्म हो गया और VAB जो है वोल्टेज बिटवीन फेज A एंड B इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं D12 D23 D13 का रेज़ टू पावर 1/3, दिस इज GMD। ठीक है, 3 फेज लाइन अगर हमारे पास है तो उसमें GMD को हमने ऐसे ही डिफाइन किया था प्रीवियस इंडक्टेंस निकालते वक्त। सो दिस इज D12 D23 D13, दिस इज GMD। तो इसकी जगह मैं GMD लिख सकता हूं ताकि हमारी मेरी इक्वेशन जब मैं लिखूं तो ये थोड़ी सी ज्यादा एलिगेंट लगे, थोड़ी सी साफ सुथरी रहे। ठीक है, सो दिस इज VAB डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन। अब मसला क्या है, अगर यहाँ पे चार्ज QA होता तो सिंपली मैं उसको यहाँ से उठा के यहाँ ले आता, अगर ये दोनों चार्जेस इक्वल होते तो उसको मैं फिर यहाँ पे कॉमन निकालता, उसको VAB डिवाइड बाय Q कर देता। QA और QB अगर दोनों एक टर्म होती यहाँ पे तो VAB डिवाइड बाय Q करता, तो दूसरी साइड पे मेरे पास क्या आ जाता, आई वुड गेट द कैपेसिटेंस। लेकिन यहाँ पे हम देखते QA और यहाँ पे QB है। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है। सिंगल फेज सिस्टम में तो ये दोनों इक्वल थे तो बड़ी आसानी हो गई थी, उसको सिंपली मैं दूसरी साइड पे ले गया था तो सिंगल फेज लाइन के दरमियान कैपेसिटेंस आ गई थी। लेकिन यहाँ पे QA और QB का 3 फेज सिस्टम इज दियर। ठीक है, तो इसमें ये फार्मूला, दिस फार्मूला इज ऑलवेज दियर, देयर इज QA इज नॉट इक्वल टू माइनस QB, हियर द इक्वेशन इज QA प्लस QB। जिस तरीके से वो एक फेजर डायग्राम हमने डिफाइन की थी IA, IB और IC के दरमियान, और उनके दरमियान एंगल्स कितने थे, दोज वर 120। द सेम फेजर डायग्राम विल बी हियर फॉर दीज 3 चार्जेस इन केस ऑफ 3 फेज सिस्टम्स। ठीक है, तो किसी तरीके से हमने QA और QB, ठीक है, उसको हमने किसी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से मैनिपुलेट करना है कि यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल चार्ज आ जाए। ठीक है, तो वो बड़ा आसान सा काम है। वो हम कैसे करेंगे, इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, जिस तरीके से हमने VAB डिफाइन किया है इसी तरीके से हम VAC डिफाइन कर सकते हैं। इसकी वजह क्या है, क्योंकि VAB और VAC को जब हम आपस में ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 3VAN आ जाता, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द कैपेसिटेंस बिटवीन फेज लाइन। ये तो हम VAB हम यहाँ निकाल रहे हैं, लेकिन हमारा गोल क्या है, अगर हमने इसको एक सिंगल जो है एक, जिस तरह प्रीवियसली हमने देखा था कि हमारे पास अगर कौन सा सिस्टम है, हमारे पास बैलेंस लोड हो तो हम बाकी फेज को ख़त्म करके एक सिंगल लाइन, ठीक है, सिस्टम के तौर पे हम उसको ले सकते हैं, उसके साथ एक न्यूट्रल लाइन होती है, यानी बेसिकली स्टार कनेक्टेड का जो न्यूट्रल पॉइंट है उसके और फेज ए के दरमियान हम क्या निकालते हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द कैपेसिटेंस Vn, बेसिकली दैट इज Vn, या लाइन और जनरेटर का जो स्टार पॉइंट है या ट्रांसफार्मर का स्टार पॉइंट है, ठीक है, दोनों साइड पे ट्रांसफार्मर का जो स्टार पॉइंट है उसके और फेज ए के दरमियान वोल्टेज, यहाँ पे तो फेज VAB हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं ना, लेकिन हम VAN निकालेंगे यहाँ से, बिकॉज VAN सिंगल फेज सिस्टम के तौर पर जब ट्रीट करेंगे तो बाकी फेजेस को हम वहाँ से क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, ताकि हमारा जो सोल्यूशन है वो सिंपल बन जाए। ठीक है, सो VAB हमारे पास ये है। VAC अगर हम निकालें, जिस तरीके से VAB निकाला है, VAB का फार्मूला देखें, वेरी सिंपल, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट QA log GMD डिवाइड बाय R प्लस QB log R डिवाइडेड बाय GMD। VAC किसके बराबर होगा, सिमेट्री, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, VAC किसके बराबर होगा, यहाँ A होना चाहिए, यहाँ पे C होना चाहिए, यहाँ पे GMD होगा, बिकॉज दीज आर द कंडक्टर्स, सेम टाइप ऑफ कंडक्टर्स आर दियर, तो उनका रेडियस सेम होगा। तो इसका मतलब है VAB इज दिस और VAC,
इट इज QA यहाँ पे होगा और QC होगा, यहाँ पे QB की जगह QC होगा। अब इन दोनों को आप ऐड कर दें। जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है, हमें ये भी पता है QB प्लस QC इज इक्वल टू -A, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2QA log GMD डिवाइड बाय R प्लस QB log R डिवाइड बाय GMD प्लस QC log R डिवाइड बाय GMD। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म है, उसमें से log R डिवाइड बाय GMD कॉमन निकाला, इन दोनों को जब ऐड करते हैं, ठीक है, और उसमें QB प्लस QC रह जाएगा, लेकिन QB प्लस QC इज नथिंग माइनस QA। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का समीशन इट विल बी इक्वल टू VAB प्लस VAC इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QA log GMD डिवाइड बाय R माइनस QA log R डिवाइड बाय GMD। यहां से QA हमारे पास कॉमन निकला, ठीक है। सो VAB प्लस VAC इज इक्वल टू 3QA डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log GMD डिवाइड बाय R, ठीक है। सो हियर इज व्हाट वी हैव फॉर 3 फेज बैलेंस सिस्टम वोल्टेजेस जो है, इसमें VAB इज नथिंग बट VAN फेजर डायग्राम्स इफ यू रिकॉल, ठीक है, प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया था, VAN जो लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज है माइनस VAN, ठीक है, VAN माइनस VBN, लेकिन चूंकि बैलेंस्ड है तो VAN माइनस VAN दोनों का मैग्नीट्यूड VAN और VBN का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ फेज में वो VBN जो होगा वो लैग करेगा। तो यहाँ पे VBN की जगह हमने यहाँ पे VAN लिखा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। VAN 0 माइनस VAN एंगल माइनस 120 इट इज नथिंग बट VAB। Similarly, VAC is nothing but VAN minus VAN angle minus 240. From here, when we add these together, what we get is 3VAN. Okay, so in this equation, this is nothing but VAB plus VAC is nothing but VAN, 3VAN. जब वहां पे हम पुट करेंगे, ठीक है, और उस 3 को जब दूसरी साइड पे ले आएंगे तो VAN विल कम आउट टू बी QA डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log GMD डिवाइड बाय R, ठीक है। सो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी GMD डिवाइड बाय VAN इज इक्वल टू QA डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log GMD ओवर R आ जाएगी। तो वहां से हमें जो होगा तो फिर किसके बराबर आएगा, कैपेसिटेंस बिटवीन कंडक्टर फेज ए और न्यूट्रल पॉइंट के दरमियान जो स्टार कनेक्टेड है उसका जो न्यूट्रल पॉइंट है उसके दरमियान, क्योंकि VAN स्टार कनेक्टेड उसका न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। C विल बी इज इक्वल टू QA डिवाइड बाय VAN, ठीक है, लेकिन VAN इट इज इक्वल टू, यहां से हम देखते हैं कि जब इस इक्वेशन में इसको जब मैं 3VAN के बराबर करता हूं, व्हेन आई पुट दैट इक्वल टू 3 दोनों साइड से कट जाएगा, ठीक है, और VAN को इस साइड पे ले जाता हूँ, इसको दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, और आई डू सम मैथमेटिक्स बेसिकली। द कैपेसिटेंस पर फेज टू द न्यूट्रल, कैपेसिटेंस पर फेज टू द न्यूट्रल C इज इक्वल टू QA डिवाइड बाय VAN इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log GMD डिवाइड बाय R, ठीक है, फेरेड्स पर मीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज अ कांस्टेंट, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0.0556 डिवाइडेड बाय log GMD डिवाइड बाय R माइक्रोफेरेड्स पर किलोमीटर। इसको थोड़ा सा अगर मैनिपुलेट करके अल्टीमेटली व्हाट वी गेट इज दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इसमें और उसमें क्या फर्क है कैपेसिटेंस में, तो वहां पे हमने देखा था 2 × 10⁻⁻7 log GMD डिवाइड बाय R डैश था, R डैश, ठीक है, या DS हमने लिखा था वहां पे। R डैश और R में क्या फर्क है, वहां पे R एक्चुअल जो रेडियस है उसको वी वुड मल्टीप्लाई बाई e⁻⁻1/4 के फैक्टर से। यहाँ पे सिंपली वी हैव टेकन द रेडियस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। सो ये कैपेसिटेंस है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रादर आई मस्ट से, ठीक है, वहां पे ये वाला फैक्टर कहाँ पे आ रहा था, न्यूमरेटर पे आ रहा था। वहां पे जब हम R को बढ़ाते थे, क्योंकि वहां पे क्या थी इक्वेशन, 2 × 10⁻⁷ log ऑफ GMD डिवाइडेड बाय R, ठीक है। वहां पे अगर दोनों कंडक्टर्स के दरमियान अगर हम डिस्टेंस बढ़ा दें, GMD बढ़ा दें, तो व्हाट वुड हैपन,
व्हाट वुड हैपन, कंडक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ाने से क्या होना था, इंडक्टेंस बढ़ जाती या कम हो जाती? सर बढ़ जाती है। बढ़ जाती, क्यों बढ़ जाती? क्योंकि GMD वहां पे log ऑफ जीएमडी बढ़ जाता है ना, जीएमडी डिवाइड बाय आर। ठीक है, जीएमडी बढ़ने से क्या होना था, उसकी इंडक्टेंस उसकी जो इंडक्टेंस बढ़ जाती। लेकिन वहां पे रेजिस्टेंस को वहां पे रेडियस को बढ़ाने से क्या होना था, डी जीएमडी डिवाइड बाय डी एस है, ds को बढ़ाने से gmd डिवाइड बाय ds, दिस फैक्टर वुड बिकम लेस, दैट मींस log ऑफ gmd डिवाइड बाय ds इट वुड डिक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस को बढ़ाने से व्हाट वुड हैपन, द इंडक्टेंस वुड डिक्रीज, और कंडक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ाने से द इंडक्टेंस वुड इंक्रीज। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे अगर इंडक्टेंस ट्रांसमिशन लाइन की कम करनी है तो कंडक्टर के दरमियान डिस्टेंस हमें कम करना चाहिए और उसका रेडियस बढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, अगर कंडक्टर्स के दरमियान अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएं, ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखें log ऑफ GMD, ये वाला फैक्टर इसको मैं कांस्टेंट रखता हूं लेकिन इसको मैं बढ़ाता हूं, तो इट मींस दैट द फैक्टर इन द डिनोमिनेटर इट विल इंक्रीज, इट मींस दैट द कैपेसिटेंस इट विल डिक्रीज। ठीक है, तो और होना भी चाहिए, जितना कंडक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी ही उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर यहाँ पे रेडियस, वहां पे रेडियस बढ़ाने से इंडक्टेंस कम होती थी, लेकिन यहाँ पे रेडियस बढ़ाने से दिस डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और होनी भी चाहिए। लॉजिक भी यही कहती है, बिकॉज कंडक्टर्स का रेडियस बढ़ाने का मतलब ये है कि कंडक्टर्स एक दूसरे के एरिया को देख रहे हैं। कैपेसिटर जो है उसकी प्लेट्स का अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम बढ़ाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। डिस्टेंस अगर हम बढ़ाएं तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। तो यहाँ पे रेडियस बढ़ाने का मतलब ये है, बेसिकली इफेक्टिवली आप क्या कर रहे हैं, दो कैपेसिटर्स हैं, एक कैपेसिटर है उसके जो प्लेट्स हैं उनका जो एरिया बढ़ा रहे हैं। रेडियस बढ़ाने का मतलब ये हुआ ना कि आपका कंडक्टर मोटा हो गया। इज इट क्लियर? तो ये अपोजिट है इन दोनों के बिहेवियर। ठीक है, एक में जी बेटा। सर हमने इंडक्टेंस के केस में ये कहा था कि वो जो इंडक्टेंस होती जी, यहाँ पे जो हमने ये कैपेसिटेंस फाइंड की है ये तो दो कंडक्टर्स के दरमियान होगी, तो इसको हम कैसे लगाएंगे? यहाँ तो 3 फेज लाइन नहीं, यहाँ पे हमने उसकी बात की ना, फेज और न्यूट्रल पॉइंट के दरमियान। अच्छा, ये कैपेसिटेंस फेज न्यूट्रल पॉइंट के दरमियान है, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड द कैपेसिटेंस बिटवीन फेज एंड न्यूट्रल। सही है सर, समझ इज गया। इट क्लियर? सो ये हमारे पास हो गया। अब एक और चीज, अब इफेक्ट ऑफ बंडलिंग। बंडल हम करते हैं तो बेसिकली वहां पे क्या करते थे, इंडक्टेंस में 2 × 10⁻⁷ log ऑफ GMD डिवाइड बाय बंडल कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालते थे, बंडल कंडक्टर का रेडियस निकालते थे। बंडल कंडक्टर का रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते थे, बंडल के इंडिविजुअल कंडक्टर्स हैं उनका ds, बिकॉज दोज कंडक्टर्स दे आर स्ट्रेंडेड। ठीक है, सो वी वुड कंसल्ट ए टेबल, फ्रॉम द टेबल वी विल फाइंड द ds फॉर दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। टेबल्स में कंडक्टर्स का ds भी गिवन होता है जिसमें e⁻⁻⁴ का फैक्टर इंक्लूड होता है, और कंडक्टर का एक्चुअल रेडियस भी गिवन होता है स्ट्रेंडेड कंडक्टर का। तो वहां से इंडक्टेंस निकालते वक्त वी वुड गेट द ds या r' ऑफ दैट कंडक्टर, और उसके बाद बंडल कंडक्टर जो हैं उसमें जितने भी कंडक्टर्स हैं उन सब का GMR निकालते थे। ठीक है, कैपेसिटेंस की सूरत में भी अगर बंडल कंडक्टर है तो इसमें भी हम GMR निकालेंगे, लेकिन फर्क क्या होगा, वहां पे हमने ds इस्तेमाल किया था यानी r' इस्तेमाल किया था कंडक्टर का, लेकिन यहाँ पे हम कैपेसिटेंस निकालते वक्त r' इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि कैपेसिटेंस निकालते वक्त r को इस्तेमाल कर GMR निकालते हैं बंडल का। फेज ए का GMR निकालते हैं, फेज बी या फेज सी का GMR निकालते हैं। तो उसमें r' की बजाय हम क्या इस्तेमाल करते हैं, r को इस्तेमाल करते हैं, कंडक्टर के एक्चुअल रेडियस को इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज द इक्वेशन इज एग्जैक्टली द सेम, GMD और GMR के लिए इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है।
एग्जैक्टली सेम फार्मूला, उसी तरह का फार्मूला, सारी जो सिचुएशंस होंगी इसमें सी के लिए यही वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, सिवाय इसके कि इसमें से GMD और GMD भी उसी तरीके से निकलेगा, और GMR के लिए आर हम इस्तेमाल करेंगे तो एक्चुअल रेडियस इस्तेमाल करेंगे कंडक्टर का, न कि R डैश। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 3 फेज डबल लाइन सर्किट अगर हमारे पास है तो उसके लिए भी एग्जैक्टली वी विल हैव द सेम टाइप ऑफ इक्वेशन, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय log GMD डिवाइड बाय GMRC फॉर कैपेसिटेंस। यहाँ पे उसने C लिखा फॉर कैपेसिटेंस। तो GMR हम निकालेंगे जिस तरह थोड़ी देर पहले बात हुई थी, फेज ए एक साइड पे है, फेज A डैश दूसरी साइड पे है। ठीक है, डबल सर्किट में इन दोनों के दरमियान जो फेज A और A डैश जो ग्रुप है फेज ए के दो, इनको हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये बंडल कंडक्टर के दो कंडक्टर्स हैं, इनके दरमियान GMR निकालेंगे तो बेसिकली इंडक्टेंस निकालते वक्त R डैश इस्तेमाल करते हैं इंडिविजुअल कंडक्टर्स का, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालने के लिए GMR निकालेंगे। तो उसमें व्हाट वी डू इज वी सिंपली यूज द एक्चुअल इंडक्टेंस, एक्चुअल रेडियस ऑफ द कंडक्टर। एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, बंडलिंग का फायदा, इंडक्टेंस की सूरत में बंडलिंग करने से इंडक्टेंस कम होती, क्यों कम होती है? बिकॉज इंडक्टेंस का फार्मूला क्या है? सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ GMD डिवाइड बाय GMR। सिंगल कंडक्टर सॉलिड कंडक्टर के मुकाबले में जब बंडल बनाते हैं तो उसका GMR जो रेडियस होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। जब रेडियस बढ़ता है तो इंडक्टेंस क्या होती है? कम होती है। लेकिन यहाँ पे जब बंडल करते हैं, बंडल कंडक्टर का जो रेडियस होता है, बिकॉज GMR एक दूसरे को, कंडक्टर्स को एक दूसरे से दूर रखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका एक सॉलिड एक बड़ा कंडक्टर ले सकता था जिसका एरिया वही है जो दो छोटे कंडक्टर्स का है बंडल में, लेकिन एक दूसरे से दूर दूर पड़े हुए हैं। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ। एक मोटा कंडक्टर, एक ही कंडक्टर इस्तेमाल करते, मोटा कंडक्टर होता। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है फेज ए के लिए? दूसरा तरीका क्या है? आप दो कंडक्टर्स ले लें, ठीक है, और दोनों के दरमियान दो, उनका एरिया भी वही है जो एक कंडक्टर का है। ठीक है, तो लेकिन अब अगर GMR निकालेंगे तो ऑफ कोर्स दो कंडक्टर्स का GMR ज्यादा होगा एक कंडक्टर के R डैश के मुकाबले में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडक्टेंस बंडल कंडक्टर की बंडलिंग करते हैं, एक मोटा कंडक्टर इस्तेमाल करने के बजाय छोटे छोटे कंडक्टर्स इस्तेमाल करते हैं फेज ए के लिए। ठीक है, तो GMR बढ़ जाता है, इस वजह से कैपेसिटेंस, उसकी इंडक्टेंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है बंडलिंग की वजह से, लेकिन इंडक्टेंस कम हो जाती है बिकॉज GMR बढ़ जाता है। तो GMD डिवाइड बाय GMR इंडक्टेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, log ऑफ GMD डिवाइड बाय GMR का फैक्टर है। GMR बंडलिंग की वजह से बढ़ जाती है, इसकी वजह से इंडक्टेंस लाइन की कम हो जाती है। बट इन केस ऑफ कैपेसिटेंस here we see that if we have two solid conductors, उसके बजाय अगर उन्हीं solid conductors के बजाय अगर हम बंडल बनाते हैं, ठीक है, बंडलिंग करते हैं, तो उस सूरत में GMR जो है वो बढ़ जाता है। तो इस सूरत में डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है इट रिड्यूसेस, दैट मींस द कैपेसिटेंस इट विल इंक्रीज। बंडलिंग की वजह से रिमेंबर दैट द कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इट विल इंक्रीज बट द इंडक्टेंस इट विल डिक्रीज। ठीक है, सो हियर आर फ्यू एग्जांपल्स। ये आपकी अपनी टेक्स्ट बुक की एग्जांपल है। सो हियर इज 500 kV 3 फेज ट्रांसपोज्ड लाइन है, कंपोज्ड ऑफ ACSR, ये कंडक्टर है 445 डिवाइड बाय 7 बिटन कंडक्टर पर फेज विद हॉरिजॉन्टल कंडक्टर। ये कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली। कंडक्टर टाइप उसने बताया है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस उसने बताया है, A और B के दरमियान दिस डिस्टेंस इज देयर, B और C के दरमियान 35 फुट डिस्टेंस इज देयर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर A एंड C के दरमियान 70 मीटर है, फुट है। इट्स वेरी सिंपल। पहली बात तो ये है, GMD आपको कुछ भी नहीं आता तो GMD निकालना तो आपको आना चाहिए। GMD इज नथिंग बट 35 मल्टीप्लाइड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 70 रेज़ टू पावर 1/3 GMD आपने निकाला। ठीक है, उसके बाद फिर GMR निकालेंगे। इंडक्टेंस के लिए GMR इट विल बी डिफरेंट एंड फॉर द कैपेसिटेंस द GMR विल बी डिफरेंट। इस कंडक्टर का GMR कहां से आएगा? बिकॉज इट इज अ सिंगल कंडक्टर। वी विल कंसल्ट द टेबल। ठीक है, इस कंडक्टर के लिए जब हम टेबल कंसल्ट करेंगे तो टेबल से हमें पता चल जाएगा इस कंडक्टर के लिए जो GMR डिफाइन किया है दैट इज 0.5328 है।
लेकिन ये फुट में है, ठीक है। ये इंचेस में है, इसको हम फुट में डिवाइडेड बाय 12 करके इसको फुट में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो GMR इंडक्टेंस के लिए ऑफ कोर्स हम DS टेबल से DS लेंगे, ठीक है। DS डिवाइड बाय 12 इसको फुट में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन कैपेसिटेंस फाइंड करनी है तो उसके लिए DS नहीं लेंगे, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कंडक्टर का एक्चुअल रेडियस हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली R डैश है कंडक्टर का, ये 0.5328 है, दिस इज R डैश, जिसको हमने DS का नाम दिया R डैश, उसको डिवाइड बाय 12। इसमें इफेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा वाला इस्तेमाल हो रहा है, वी आर यूजिंग e⁻⁻1/4 वाला फैक्टर। हेलो, वालेकुम सलाम। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। सर मेरा ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, अगर मैं थोड़ी देर के बाद रिंग करूँ आपको, मैं 15-20 मिनट में आपको रिंग करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इज इट क्लियर? ठीक है। सो ये 0.53 ये R डैश है। बेसिकली इंडक्टेंस इस्तेमाल करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, R डैश इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो R डैश बेसिकली इंचेस में है, उसको 12 से डिवाइड करके उसको फुट में कर दिया। लेकिन ये वाला चीज क्या है, दिस इज द डायमीटर। अगर टेबल कंसल्ट करेंगे तो ये डायमीटर होगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड करूंगा तो रेडियस R आएगा, ठीक है। दिस रेडियस R इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। क्यों डिफरेंट है, बिकॉज रेडियस R को e⁻⁻1/4 से हमने मल्टीप्लाई करके ये हासिल किया है। तो वहां पे डायमीटर पता है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो R आएगा, R को फिर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये देखिए फर्क है यहाँ पे कंडक्टर का रेडियस 0.056 फुट है, जबकि उसका GMRL जो है दैट इज 0.044 फुट है। इज इट क्लियर? या R डैश है यहाँ पे R, बिकॉज स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स हैं, स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स में हम GMR की बात करते हैं, ठीक है, जो कि उसने ऑलरेडी यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रैंड्स थे, उनके रेडियाई इस्तेमाल करके उसने GMR उस कंडक्टर के लिए निकाल के दिया है। ये भी एक रेडियस है, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस है स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स का। सो इट इज दिस थिंग, लेकिन एक्चुअल रेडियस है, टेबल से आपको मिल गया, ये 0.056 फुट है, ठीक है। सो GMD का मैंने सबसे पहले शुरू में ही आपको बताया था, GMD इसके बराबर होगी। इंडक्टेंस इट विल बी इक्वल टू 0.2 log ऑफ GMD डिवाइड बाय GMRL। इस्तेमाल करेंगे तो दिस विल व्हाट वी गेट इज वी विल गेट द इंडक्टेंस। सिमिलरली व्हेन वी यूज दिस इसकी कैपेसिटेंस अगर हम निकालना चाहें तो कैपेसिटेंस के लिए फिर वही वाला फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे 44.09, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कीप इन योर माइंड, ठीक है। ये वाला फैक्टर जो है इसमें किलोमीटर पर किलोमीटर के माइक्रोफेरेड्स पर किलोमीटर, बेसिकली इस फैक्टर में यहाँ पे ये देखें, ये किलोमीटर्स में है, मीटर्स में है, सेंटीमीटर्स में है, फुट्स में है, इंचेस में है, नीचे डिनोमिनेटर में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। GMD को भी आप फुट में ले लें और GMR को भी फुट में ले लें, GMD को आप किलोमीटर में ले लें, GMR को आप किलोमीटर में ले लें, तो दिस डिवाइड बाय दिस वो यूनिट खत्म हो जाती है, लाख के अंदर यूनिटलेस नंबर है हमारे पास। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप चेंज करें ना करें, लेकिन ओवरऑल ये जो फार्मूला हमने लिखा है इसमें ये जो कांस्टेंट फैक्टर आता है उसकी वजह से इसके यूनिट्स बेसिकली अगर इस तरीके से इक्वेशन लिखेंगे तो इट्स यूनिट विल बी ऑलवेज माइक्रोफेरेड्स पर किलोमीटर, और कैपेसिटेंस की जो इंडक्टेंस की जो यूनिट्स होंगी दोज यूनिट्स विल बी फेरेड्स पर, दोज यूनिट्स विल बी मिली हेनरीज पर किलोमीटर। अगरचे आपने यहाँ पे जो डिस्टेंसेस आपने इसमें GMRL और डिस्टेंस ये जो GMD निकाला था ये फुट्स में निकाला था, बिकॉज उस फुट्स का इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि वो लाख के अंदर आ रहे हैं और डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे को, GMD और GMR को डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे फुट से डिवाइड यूनिट्स फुट रखें, मीटर रखें, किलोमीटर रखें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। सो ये वाला जो कांस्टेंट का फैक्टर यहाँ पे है, ऊपर यहाँ इंडक्टेंस में अपीयर हो रहा है और यहाँ पे जो अपीयर हो रहा है उसकी जो यूनिट्स है ये मिली हेनरीज पर किलोमीटर है यहाँ पे, और यहाँ पे माइक्रोफेरेड्स पर किलोमीटर है, ये वाला जो कांस्टेंट है, ठीक है। बाकी नीचे वाला फैक्टर ये आप समझ लें कि एक स्केलिंग फैक्टर है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये वाला प्रॉब्लम है 4.2 है, इसको सिंपली उसने ये किया है इस सिंगल कंडक्टर को उसने दो कंडक्टर से रिप्लेस किया है। ये रॉक है 24/7 स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स विच हैव द सेम टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम। जितना इसका एरिया था, यहाँ पे एरिया एक कंडक्टर था, बड़ा था एरिया,
लेकिन यहाँ पे उसने उसको छोटे रेडियाई वाले कंडक्टर से रिप्लेस किया, लेकिन टोटल एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है एल्यूमिनियम, बिकॉज एल्यूमिनियम इज कैरिंग द करंट, सो एल्यूमिनियम जो करंट कैरिंग कंडक्टर का जो एरिया, इसके अंदर स्ट्रैंड्स भी है ना स्टील के, तो एल्यूमिनियम का यहाँ पे जो रेडियस है द सेम रेडियस इज दियर, इन दोनों का एरिया को ऐड कर दें तो व्हाट वी गेट इज एरिया ऑफ ए सिंगल कंडक्टर। लेकिन यहाँ पे रादर देन यूजिंग ए वेरी बिग कंडक्टर, बड़े एरिया वाले कंडक्टर के बजाय हमने दो कंडक्टर से उसको रिप्लेस किया एज वन। इसका जो बिटन कंडक्टर, बिटरन कंडक्टर था यहाँ पे, उसका जो एरिया है इतना, इन दोनों जो रुक के जो दो कंडक्टर्स हमने इस्तेमाल कर, दोनों का एरिया उतना ही है जितना इस कंडक्टर का है। लेकिन स्ट्रेंडेड करने से यहाँ पे क्या हुआ ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस अब भी वही है, D12 है, एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, इन दोनों के दरमियान, इसके दरमियान डिस्टेंस इज 35, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस इज 35। इन दोनों स्ट्रैंडेड हो तो फिर उनके दरमियान से हम डिस्टेंस लेते हैं, इस कंडक्टर और इस कंडक्टर के जो दरमियान होगा उससे, और इस फेज के दरमियान, फेज ए और सी के दरमियान जो डिस्टेंस होगा इन दोनों कंडक्टर्स के दरमियान और इन दोनों कंडक्टर्स के दरमियान, ये जो डिस्टेंस है वो फेज ए और सी के दरमियान होगा। ठीक है, सो D13 is known to us same as in the previous case, so GMD will be the same. GMD in this case will be the same. GMD, where is GMD? GMD of course previously हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। GMR, अब जो स्ट्रेंड्स हमने कर दिए तो इसका मतलब है कि इस कंडक्टर का अपना एक GMR है, R डैश है, इस कंडक्टर का अपना एक GMR या R डैश है। अब इन दोनों को कंबाइन करके एक GMR निकालेंगे और वो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम उस GMR को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ इंडक्टेंस, इस कंडक्टर का जो GMR है टेबल से हम वो फाइंड करेंगे, R डैश को हम फाइंड करेंगे, या DS जिसको हम कहते हैं वो हम फाइंड करेंगे, टेबल से हम कंसल्ट करेंगे। ठीक है, इंडक्टेंस के लिए जब हम GMR निकालेंगे तो वो R डैश या DS जो हमने टेबल से देखा है उसको मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, मल्टीप्लाइड बाय इसका DS, मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों का डिस्टेंस, और रेस्ट टू पावर 1/4। और चूंकि सिमेट्री है तो इसको हम सिंपली हम लिख सकते हैं, इसके लिए जो DS है मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस रेस्ट टू पावर 1/2, ये हमारे पास GMRL आ जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स these two conductors they will have the same GMRL, these two conductors they will have the same GMRL, but जब कैपेसिटर के लिए हम निकालेंगे तो ये DS हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, रादर इसका डायमीटर, इस कंडक्टर का डायमीटर हम वहां से फाइंड करेंगे टेबल से, उस डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो इस कंडक्टर का रेडियस आएगा बेसिकली, उस रेडियस, दैट रेडियस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, फिर इस कंडक्टर का रेडियस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस रेज़्ड टू पावर 1/4, जिसको मैं लिख सकता हूं इस कंडक्टर का रेडियस मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस रेज़्ड टू पावर 1/2। So this will be, that will be the GMR for the capacitance. So GMR for the capacitance and for the inductance they will be different. इंडक्टेंस के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया DS इस्तेमाल करेंगे, किस कंडक्टर का, ये रुक कंडक्टर जो है DS, और उसको फिर हमने D से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इसको सिंपली हमने फुट में कन्वर्ट करने के लिए, तो GMRL हमारे पास ये आ गया। प्रीवियसली GMRL हमारे पास कितना था, इट वाज GMRL इट वाज इक्वल टू 0.044 GMRL वाज देयर। ठीक है, सो इन दिस केस GMRL 0.22447, देखिए फर्क है यहाँ पे, जब एक सॉलिड कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो GMRL 0.04 की फिगर है यहाँ पे। लेकिन अगर सेम एरिया हम सेम रखते हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर का जो इस कंडक्टर का है, एक तो ये तरीका था ना, हम एक कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, दूसरा तरीका फिर उतने ही एरिया दो कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं जिनका एरिया तो समान है लेकिन उन दोनों के एरिया का सम इसके बराबर है। ठीक है, तो उस सूरत में बंडलिंग करने की वजह से जो GMR है अब बढ़ गया है, उससे कितना टाइम बढ़ गया है, तकरीबन इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं, इस फिगर को रफ सा इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं और 2 से डिवाइड करूं, यानी 5 टाइम्स बंडलिंग की वजह से उसका रेडियस जो है GMR कितना बढ़ गया, 5 टाइम्स बढ़ गया है। GMRC जो है
GMRC के लिए फिर हमने क्या इस्तेमाल किया, R इस्तेमाल किया है, DS इस्तेमाल नहीं किया है। उसका हमने एरिया, इसका ये जो रोप कंडक्टर है उसका डायमीटर हमने देखा टेबल से, उसको हमने 2 से डिवाइड किया। व्हाट वी गेट इज वी गेट द रेडियस ऑफ दैट कंडक्टर, उसको 18 के साथ मल्टीप्लाई किया, 12 से ये डिस्टेंस है दोनों के दरमियान, डिवाइड बाय 12 किया, तो ये हमारे पास GMRC आ गया। GMRC अब हमारे पास क्या हो गया प्रीवियस के मुकाबले में, GMRC इट हैज, यहाँ पे हमारे पास रेडियस कितना था, कंडक्टर्स का जो रेडियस, यहाँ पे एक सिंगल कंडक्टर था उसका रेडियस कितना बनता था, 0.056 फुट था। लेकिन जब बंडल किया हमने तो उसकी वजह से जो हमारे पास GMR आ गया, दैट कम्स आउट टू बी 0.241, तकरीबन 5 टाइम्स ज्यादा बन गया। तो अब पहली चीज बगैर सवाल किए हम ये कह सकते हैं, अगर मैं जस्ट उस इक्वेशन को रिकॉल करूं तो इंडक्टेंस डिस्टेंस अभी GMD दोनों सूरतों में सेम है, लेकिन बिकॉज दिस GMR हैज इंक्रीज्ड, इट मींस दैट द इंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्योंकि GMR बढ़ गया है और ये डिनोमिनेटर में आता है, log GMD डिवाइड बाय GMR, इंडक्टेंस उसकी कम होगी, लेकिन इसका रेडियस चूंकि बढ़ गया है बंडलिंग की वजह से, एवरेज रेडियस कंडक्टर का बढ़ गया है। For that reason, if I find the capacitance, because this factor it appears here, तो यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, log of this, तो ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे कम आ जाएगा। तो इसका मतलब है कैपेसिटेंस ओवरऑल इंडक्टेंस कम हो जाएगी और कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यहाँ कंपेयर करके देखें, यहाँ पे कैपेसिटेंस है 0.008 और यहाँ पे कैपेसिटेंस है 0.01, ठीक है, तकरीबन आप समझ लें कि कितना टाइम्स 0.008 है, तो 10, जरा कैलकुलेट दोनों को डिवाइड करके आप देख लें तो वहां से पता चल जाएगा आपको। और उसके बाद इंडक्टेंस को अगर हम देखें तो इंडक्टेंस हमारे पास 1.05 मिली हेनरी पर किलोमीटर है, और जबकि यहाँ पे 1.3, यहाँ पे 0.1 तकरीबन यहाँ पे 1 है बंडलिंग की वजह से, और यहाँ पे तकरीबन आप समझ लीजिए 1.4 या 1.5 समझ लें, ठीक है। इंजीनियरिंग इज द नाम ऑफ, इंजीनियरिंग इज अप्रोक्सीमेशंस। तो इस तरह की चीजें जो है ना, उसको देखने के लिए, जस्ट आइडिया लेने के लिए आप उस चीज को आप रोड ऑफ करके जरा देखें तो आपको एक अच्छा आइडिया आपको मिल जाता है। तो ये चीज हो गई यहाँ पे। अब ये जो अगली एग्जांपल मैंने सिटी वनसन से ली है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको एक और चीज का भी पता चलेगा। The capacitive calculations is same yes except that the outside of ostrich conductor, ये वाली एग्जांपल है मेरे ख्याल में। इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल में कोई 1-2 स्लाइड्स मिक्स हो गई हैं, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। एनीवे, इस स्लाइड को फिर मैं 5.4 है, ये मेरे ख्याल में स्लाइड्स आगे पीछे हो गई हैं, ठीक है। ये एक और चीज देखें, ये 3 कंडक्टर्स हैं, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंसेस 175 माइल्स लेंथ है, टोटल लेंथ है, और ये इन पोजीशंस पे हैं, और लाइन वोल्टेज है, लाइंस की वोल्टेजेस जो है वो 220 kV की लाइन है। ये इसका मतलब है लाइन और न्यूट्रल के दरमियान वोल्टेज कितनी हो गई, इट इज 220 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, देखें जैसा कि मैंने आपको बताया था, इवन इफ देयर इज नो लोड, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, स्टिल दिस लाइन ड्राज करंट। क्यों करंट ड्रा करती है, बिकॉज दिस लाइन हैज कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस, दिस द होल लाइन इट बिहेव्स एज इफ इट इज ए कैपेसिटर, ठीक है। और जब भी किसी पावर सप्लाई के साथ, AC के साथ, whenever you connect a capacitor, of course it is charged and it is discharged, it is charged and it is discharged, it draws current, ठीक है। it delivers reactive power, it takes reactive power from the source, और उसके बाद फिर ये reactive power को source को वापस करता है, ठीक है, even if you do not connect a load। तो ये इस concept को यहाँ पे थोड़ा सा इस example में फर्दर थोड़ा सा explain किया है। इसमें उसने पूछा है कि find the capacitive reactance to neutral for the entire line, length of the line, the charging current per mile and the total charging current megavolt amperes। total charging megavolt कितनी मेगावोल्ट्स एम्पियर, कितनी रिएक्टिव पावर ये लाइन जो है ना, इवन इफ यू डू नॉट हैव एनी लोड, ठीक है, हाउ मच इट विल ड्रा। बाकी कहानी तो वेरी सिंपल,
आर ऑफ कोर्स इसकी इंडक्टेंस फाइंड करनी, इट्स वेरी सिंपल, GMD इसका हम फाइंड कर सकते हैं। इसका आर हम टेबल से फाइंड करेंगे, वहां से उस फार्मूले में पुट करेंगे तो वी विल गेट द कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन। वंस वी गेट द कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन, ऑफ कोर्स वी कैन फाइंड XC, ठीक है। x 2 पाई f किसके बराबर हो, तो 1/2 पाई f इंटू c, ठीक है। तो वो हमारे पास XC आएगा, ओमेगा इंटू सी इज इक्वल टू XC आ गया। और कैपेसिटेंस, लाइन की कैपेसिटेंस 170 किलोमीटर है, तो वहां से टोटल जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारे पास ये आ जाएगी। चार्जिंग करंट किसके बराबर होगी, वोल्टेज न्यूट्रल 220 डिवाइड बाय √3 करें और उसको XC से डिवाइड करें, तो ये जो लाइन है ये 0.618 एम्पियर्स पर माइल कितनी करंट ड्रा कर रही है, दिस मच चार्जिंग करंट, ठीक है। और टोटल कितनी करंट ड्रा कर रही है दिस लाइन, 0.68 मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ 175 किलोमीटर है या माइल्स है, वट एवर इट इज, ठीक है। 119 एम्पियर करंट ड्रा कर रही फॉर दिस लाइन। कहां से आ रही करंट, जनरेटर से आ रही, ऑल्दो यू हैव नॉट कनेक्टेड एनी लोड, but this particular line it draws this much current, and reactive power कितनी ले रही है this line, √3 reactive power, because there is only capacitor, तो reactive power किसके बराबर होगी, √3 reactive power किसके बराबर होती है, V into I into sin of theta, ठीक है, करंट और वोल्टेज के दरमियान, because here we only assume that there is only the capacitance of the line, ठीक है। तो करंट और वोल्टेज के दरमियान एंगल जो होगा वो 90 का होगा। सो रिएक्टिव पावर किसके बराबर होगी, इट विल बी इज इक्वल टू √3 220 मल्टीप्लाइड बाय 190 और 10⁻³ से इसलिए मल्टीप्लाई किया, ये मेगावार्स में लिखा है, ठीक है। 443.5 मेगावार्स। reactive power absorbed by the distribution capacitance is negative in keeping, वो कन्वेंशन की इसने बात की है। So anyway, so this much reactive power is required for this transmission line. In other words, positive reactive power is being generated by the distributed capacitance of the line. ठीक है, ये एक और एग्जांपल है, इसको भी जरा देख लें। The voltage of the neutral line is 110. Find the capacitance to neutral and charging current per kilometer of the line. ये किसी और किताब से मैंने निकाली है, ठीक है। और ये वाला जो है, अब मुझे याद आ गया, ये बेसिकली अगर आपको याद हो कि डबल लाइन जो है, डबल सर्किट वाली लाइन है, उसके लिए हमने इंडक्टेंस फाइंड की थी, ठीक है। उसी एग्जांपल का अगला पार्ट था जो कि हमने वहां पे कवर नहीं किया था, उसमें क्योंकि हम इंडक्टेंस की बात कर रहे थे उस वक्त कैपेसिटेंस को हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन उसका अगला पार्ट था, उसमें उसने यही पूछा कि इसकी लाइन की कैपेसिटेंस क्या होगी। तो ऑफ कोर्स लाइन की कैपेसिटेंस के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, GMD तो वही रहेगा लाइन की, ठीक है, लेकिन GMR फाइंड करना पड़ेगा हमें। लेकिन GMR फिर किसके बराबर होगा, वहां पे लेफ्ट और राइट साइड पे जो दो सेट्स थे, दो डिफरेंट 3 फेज सर्किट्स थे, ठीक है, वहां पे GMR कंडक्टर्स की ट्रांसपोजिशन करके GMR निकालते थे। उसमें क्या चीज इस्तेमाल करते थे, कंडक्टर का जो DS है टेबल से वो इस्तेमाल करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे GMR निकालते वक्त कंडक्टर का DS इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि कंडक्टर का रेडियस इस्तेमाल करेंगे। वो जो कंडक्टर है, ऑस्ट्रिच है, उसका जो डायमीटर है टेबल में गिवन है 0.68 है, उसको 2 से डिवाइड करें और 12 से डिवाइड करें तो ये फुट में उसका रेडियस आएगा। दिस इज नॉट GMR, दिस इज द रेडियस ऑफ दैट कंडक्टर, फेज ए का जो कंडक्टर है, ठीक है। फेज ए और A डैश, इफ यू रिकॉल, यहाँ पे अगर हम जाएं तो इट वाज समथिंग लाइक दिस। पुरानी जो एग्जांपल थी, A और A डैश, ये सर्किट 1 है, ये 2 है, A और A डैश ये फेज A के कंडक्टर्स हैं। इन दोनों के दरमियान GMR किसके बराबर होगा, R मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 कंडक्टर्स रेज़्ड टू पावर 1/2। उसके बाद ट्रांसपोजिशन करके इसको यहाँ ले आते, इसको यहाँ ले आते, तो फिर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय R रेज़्ड टू पावर 1/2। उसके बाद A को यहाँ शिफ्ट किया और A डैश को यहाँ पे शिफ्ट किया, फिर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय R, जो इस कंडक्टर का रेडियस है, उसका रेज़्ड टू पावर 1/2। और ये जो 3 डिस्टेंसेस आते हैं 3 डिफरेंट पोजीशंस पे, उनकी रेज़्ड टू पावर 1/2 करते हैं। तो GMR फॉर फेज ए का जो सेट ऑफ कंडक्टर्स हैं, ठीक है, दोनों फेजेस में, तो उसके लिए दोनों साइड्स पे, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास GMR आ जाएगा। यहाँ पे ये देखें, प्रीवियसली यहाँ पे आपने DS इस्तेमाल किया होगा इंडिविजुअल कंडक्टर्स का,
यहाँ पे सिंपली हमने रेडियस इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे फॉर द कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है। तो ये एक लोकेशन पे है ए और ए डैश का, ये उसको जब ट्रांसपोज करके अगले सेक्शन पे ये बन जाएगा, उससे फिर अगले सेक्शन में ये बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उनकी पावर सबको मल्टीप्लाई करके 1/3 करें, तो बेसिकली व्हाट वी गेट इज दिस इज द GMR फॉर द कैपेसिटेंस फॉर फेज, 2 फेजेस हमारे पास हैं, ठीक है। और उसके बाद Cn अगर हम निकालें तो Cn व्हाट वी गेट इज दिस विल बी द Cn. Rest of the equation is the same. Any question, please? Hello. Hello. जी सर. Any question? No sir. Okay, good. अच्छा, one more thing, बस मैं 5 मिनट लूंगा और उसके बाद इस चैप्टर को हम कंक्लूड करते हैं। एक और मसला है, अगर तो प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया है ना, उसमें एक कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑफ कोर्स नेगेटिव चार्ज है, तो दूसरे कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा ये नेगेटिव चार्ज। फेज एक का कंडक्टर, अगर सिंगल फेज सिस्टम अगर हमारे पास है, तो एक फेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो फिर पॉजिटिव चार्ज इसमें इंड्यूस होगा और दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। 2 कंडक्टर्स है लेंथ के और लॉन्ग कंडक्टर्स है, उन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर उनके आसपास कोई और चार्ज मौजूद नहीं है और ये अर्थ से बहुत दूर हैं, तो उन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें निकलेंगी, क्योंकि यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज मैं रखूँ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ऐसे मूव करेगा, उसका पाथ ये होगा। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर सिंगल कंडक्टर है उसके आसपास कोई भी कंडक्टर नहीं है, तो जैसा कि हमने देखा कि ये रेडियली आउटवर्ड होता है। जब सबसे पहली जो स्लाइड हमने दिखाई थी इंडक्टेंस, ये बिल्कुल बाहर की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ, हर डायरेक्शन पे किस तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन जब भी कोई और फील्ड, कोई और चार्ज, आसपास कोई और चार्ज मौजूद होता है, तो उसकी वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डिस्टार्ट होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज था और ये चार्ज अगर एक और कंडक्टर इसकी विसिनिटी में ना होता, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जाता, लेकिन चूंकि ये चार्ज यहाँ पे एक और कंडक्टर इसके करीब मौजूद था, तो इसकी वजह से अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये हो गया, ठीक है। प्रीवियसली कैपेसिटेंस निकालते वक्त बेसिकली हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, उसमें इसी तरीके, बिकॉज एक कंडक्टर की विसिनिटी में दूसरा कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर है, दोनों के दरमियान सम डिस्टेंस D12 का नाम देते हैं। अब मसला क्या है, अब मसला ये है कि ये जो ग्राउंड है, अर्थ जो है, ठीक है, अगर ये कंडक्टर के करीब है तो अर्थ एक न्यूट्रल, एक प्लेन है, और इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक इन्फिनिट एक प्लेन है, ठीक है। और ये बिल्कुल इसके बिल्कुल एक सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है अर्थ, ठीक है। अब अर्थ अगर एक कंडक्टर के करीब है, तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो चेंज होता है। अगर ये अर्थ करीब ना होता तो इसके एक कंडक्टर, एक पॉजिटिव चार्ज का कंडक्टर है, इसका क्या होता, इन्फिनिट की तरफ रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड चला जाता। लेकिन अगर अर्थ करीब हो तो उसकी वजह से फिर ये क्या करता है, ये पॉजिटिव चार्जेस फिर अर्थ से नेगेटिव चार्जेस को के साथ, आप समझ लें कि अर्थ में फिर नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर आते हैं, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज होता है। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अर्थ की तरफ इस तरीके से आता है, तो बेसिकली यहाँ से निकलता है और अर्थ के साथ ऑर्थोगोनल हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे 90 के एंगल पे अर्थ में दाखिल हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 3 फेज लाइन है, ठीक है, तो अगर अर्थ करीब है, बहुत दूर है, तो उसका इन्फ्लुएंस इतना नहीं होगा। लेकिन अगर अर्थ करीब है तो अर्थ की वजह से ये जो पोटेंशियल VAB हम फाइंड करते हैं, तो उस पे अर्थ का भी एक इन्फ्लुएंस होगा। अर्थ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा हर इंडिविजुअल कंडक्टर का। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज जो इस कंडक्टर और अर्थ के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अल्टीमेटली यहाँ जाके ऑर्थोगोनल हो जाता है, ठीक है। अब 2 कंडक्टर्स हैं हमारे पास, कंडक्टर A और कंडक्टर B। इसमें देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है कंडक्टर B की तरफ, ठीक है। लेकिन इन बिटवीन दीज 2 कंडक्टर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऑर्थोगोनल है, यहाँ पे ऑर्थोगोनल है। देखिए यहाँ से ऐसे आता और उसके बाद फिर बिल्कुल इसके दरमियान में आके
उसके बाद फिर इसकी डायरेक्शन यहाँ से ये देखें ऐसे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, बिल्कुल यहाँ आके ऑर्थोगोनल हो जाए तो उसके बाद इसकी डायरेक्शन चेंज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसको ये वाला जो फिनोमिना है अर्थ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है, उसको मैं इस तरीके से, अब ऑफ कोर्स अर्थ के इन्फ्लुएंस की वजह से कंडक्टर की जो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस है वो चेंज हो जाएगी, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। तो इस फैक्टर को भी अगर मैं प्रीवियसली जब कैपेसिटेंसेस हमने निकाली थी तो हमने एज्यूम किया था कि अर्थ वाज वेरी फार, अर्थ का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन अगर अर्थ करीब है तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। तो वो कैसे चेंज हो जाएगी? इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको ये चीज समझ आई कि अर्थ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करता है और ये चीज बन जाती है, ऑर्थोगोनली दाखिल हो जाता है, और दो कंडक्टर्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का होता है, और इन बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स, ठीक है, बिल्कुल दरमियान में अगर आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ऑर्थोगोनल हो जाता है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ से ये ऑर्थोगोनल, इस इन बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स अगर मैं एक लाइन ड्रा करूं या एक प्लेन ड्रा करूं तो इस प्लेन पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स ये 90 के एंगल पे दाखिल होता है, ठीक है। और ये अर्थ में इस तरीके से, अर्थ की अगर हम सिर्फ अर्थ की बात करें तो अर्थ में इस तरीके से दाखिल हो जाता है। अगर मैं यहां से अर्थ से ये चीज निकाल दूं, अर्थ को मैं यहां निकाल दूं, एक पॉजिटिव कंडक्टर है, ठीक है, उसके बाद अर्थ है और फील्ड जो है ये इस तरीके से नजर आता है। लेकिन अर्थ को मैं कंप्लीटली यहां से निकाल दूं और उसके बाद इसके करीब एक और कंडक्टर रखूं जो कि इस कंडक्टर जितना डिस्टेंस इसके और अर्थ के दरमियान है उतना डिस्टेंस उस कंडक्टर और उतना ही जितना यहां से यहां तक डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस नीचे एक और कंडक्टर रखूं और उस पर नेगेटिव चार्ज हो, तब भी फील्ड जो है ना वो इसी तरीके से, वो यहां से ऐसे आएगा और यहां से यहां आएगा, यहां से ऐसे आएगा और यहां से यहां आ जाएगा, ठीक है। इफेक्टिवली इसको अर्थ के इफेक्ट को मैं इस तरीके से सोच सकता हूं कि हमारे पास अर्थ नहीं है बल्कि इस कंडक्टर का एक मिरर इमेज है। मिरर इमेज हमेशा उस कंडक्टर से उतना ही डिस्टेंस अवे होता है, ठीक है। यहां पे एक क्यू चार्ज है, ठीक है, एक और कंडक्टर में प्लेस करता हूं एट डिस्टेंस, इसके मिरर इमेज डिस्टेंस पे, जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक है उतना ही डिस्टेंस अगर मैं यहां पे एक और कंडक्टर रखूं और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उसके बाद अर्थ को मैं यहां से निकाल दूं तो उस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंज आई है, ठीक है, द सेम चेंज इज ड्यू टू द अर्थ। अब वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, वो अगर क्यू चार्ज यहाँ माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे नहीं है, अर्थ है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी उसी तरह का बनता है जब अर्थ इज नॉट देयर और इसका मिरर इमेज जो है वो यहाँ पे अगर हम बना दें। डिड यू गेट माई पॉइंट? हेलो जी बेटा तैमूर, हेलो, Yes, sir. डिड यू गेट दीज पॉइंट्स? सर ये इमेज कंडक्टर एक्चुअल कंडक्टर है या फिर नहीं, एक्चुअल कंडक्टर नहीं, हम असल में इफेक्ट देख रहे हैं ना, अर्थ की वजह से। देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चेंज हुआ है, ये है तो, लेकिन अगर एक इमेज कंडक्टर में हम यहाँ पे ले लेना जिसके ऊपर इमेज का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, वहां पे नेगेटिव चार्ज, उतना ही डिस्टेंस अवे है, ठीक है। तो उस पे अगर हम फील्ड देखें तो एग्जैक्टली उसी तरीके का फील्ड, जैसे अर्थ मौजूद नहीं है और ये जो फील्ड बनाएगा इसके और इसके दरमियान, कंडक्टर के दरमियान फील्ड बनेगा अर्थ के पास इस लोकेशन पे, वो फील्ड भी उसी तरीके का होगा जैसे अर्थ की वजह से उसमें वो जो फील्ड बनता है। या इसको इस तरीके से ले लें, ये दो कंडक्टर्स हैं, मतलब एक ये है एक ये है, इन दोनों के दरमियान फील्ड बन गया है। अब आप ये समझ लें कि यहां पे मैंने अर्थ को लाके रख दिया और इस कंडक्टर को हटा दिया, ठीक है। अब भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरीके का रहेगा जैसे कि यहां पे ये कंडक्टर मौजूद था। डिड यू गेट माय पॉइंट? दो कंडक्टर्स हैं, इस पे क्यू चार्ज है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, फॉरगेट अबाउट द अर्थ। इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड आप ड्रा करें, ये बन जाएगा, ठीक है। अब आप ये करें, यहां पे अर्थ ले आए दरमियान में और यहां से ये कंडक्टर रिमूव कर दें, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरह का बनेगा, वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। अर्थ और इस कंडक्टर के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। सही है सर।
क्योंकि वर्क डन बेसिकली वोल्टेज किसके बराबर है, वर्क डन की, वर्क डन है ना। तो जब भी कहीं कोई चार्ज होगा, जब भी कहीं कोई नजदीकी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेगा, तो इसका मतलब है वर्क डन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सो हियर इज व्हाट वी हैव। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ को इफेक्ट को मैंने देखना है। तो एक मिरर अगर चीज यहाँ पे क्योंकि हम इंडक्टेंसेस में हम क्या करते हैं, चार्जेस का इफेक्ट देखते हैं। इस चार्ज की वजह से दो कंडक्टर्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। जब अर्थ करीब है तो अर्थ को हम निकाल दें और उसको हम रिप्लेस करें, जितना इसमें चार्ज है माइनस क्यू चार्ज से रिप्लेस करें, तो हमारे पास बेसिकली ये सिचुएशन बन रही। अब देखें, सिंगल फेज लाइन है, एक्स कंडक्टर है, दोनों के दरमियान डी डिस्टेंस है। प्रीवियसली इन दोनों के दरमियान वी ए बी किसके बराबर था, अगर अर्थ करीब नहीं होते, अर्थ बहुत दूर है, अर्थ का इफेक्ट नहीं है, तो हमारे पास क्या होता, इसके और इसके दरमियान वी ए बी निकालते तो क्या करते, Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग दोनों के दरमियान डिस्टेंस डिवाइड बाय r प्लस इसका चार्ज Q डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ r डिवाइड बाय d VAB होता। लेकिन अर्थ की वजह से ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन दोनों के, इसके और अर्थ के दरमियान भी एग्जिस्ट करता है। इसके और अर्थ, ये वाला जो अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहां से फिर इलेक्ट्रॉन्स को पीछे की तरफ पुश करेगा, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो अर्थ की मौजूदगी है इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली चेंज हो रहा है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज को मैं यहां से यहां मूव करूंगा तो अब पोटेंशियल V12 नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अर्थ, ड्यू टू द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसकी इंटेंसिटी है डिफरेंट पॉइंट्स पे चेंज हो जाएगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अर्थ के इफेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं अर्थ को निकाल दूं यहां से, इसका एक मिरर इमेज चार्ज यहां पे बना दूं Q डैश, ठीक है। इतने ही डिस्टेंस, जितना यहां से अर्थ तक डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस नीचे चला जाओ अर्थ के अंदर, उसको Q माइनस Q, यहाँ पे Q प्लस है तो यहाँ पे माइनस Q हो गया, और यहाँ पे माइनस Q है, यहाँ पे Q प्लस हो गया। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरे पास VAB निकालना, तो मेरे पास चार, एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है। प्रीवियसली VAB निकालना हो तो सिर्फ Q प्लस और Q माइनस इस्तेमाल करते थे। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, अभी मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही, मैं अभी थोड़ी देर के बाद बता देता हूँ, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम। डिड यू गेट माय पॉइंट? ठीक है। अब फिर वही VAB निकालने के लिए प्रीवियस हमने एक लंबी चौड़ी इक्वेशन देखी थी, उसमें हमने इसका इफेक्ट भी देखा था, चार्जेस को फॉरगेट अबाउट अर्थ। अब सिंपली हमारे पास ऐसे है कि जैसे यहाँ पे भी एक माइनस Q चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक Q प्लस चार्ज पड़ा हुआ है। अब मैं इन दोनों के दरमियान कैपेसिटेंस निकालूंगा तो वो अर्थ का इफेक्ट उस कैपेसिटेंस में मौजूद होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम निकालते हैं, इसकी नोटेशंस थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि ये मैंने एक और किताब से उठाई है, ये पावर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन की है, ठीक है। सो VAB निकाले हैं, जिसको उसने VXY लिखा है। VXY इज Q डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके ऊपर Q चार्ज है, लॉग ऑफ इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस डिवाइडेड बाई DXX इसका, माइनस लॉग ऑफ DYY इसका। इसके बाद हम क्या लिखते थे वहां पे QA, यहाँ पे QB प्लस QB लॉग ऑफ इसका रेडियस डिवाइड बाई दिस रेडियस। तो लेकिन QB इज माइनस Q है तो उसको माइनस Q लिखा, और ये Q है और ये माइनस Q है तो वो Q बेसिकली बाहर निकल आया, ठीक है। DYX इसके और इसके दरमियान डिस्टेंस डिवाइड बाई इसका रेडियस, माइनस लॉग ऑफ इसका रेडियस डिवाइडेड बाई इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, माइनस इसकी जब हम बात करें, इसकी वजह से हम बात करें तो इसका VXY निकालना है तो दिस डिस्टेंस डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस। इफ यू रिमेंबर प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, X डैश Y के दरमियान डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस, जिसको XX का नाम यहाँ पे उसने XY इज दिस डिस्टेंस, बेसिकली दिस डिस्टेंस इज XY एंड दिस डिस्टेंस इज XX। तो माइनस लॉग XY डिवाइड बाय XX, लेकिन ये प्लस है, प्लस Q, अगर यहाँ पे मैं लिखो प्लस Q, और इसकी वजह से जो होगा दिस डिस्टेंस डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस किसके बराबर है? दिस डिस्टेंस इज दिस HYY, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस डिवाइड बाय HXY, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस Q आएगा, यहाँ पे माइनस Q है, यहाँ पे माइनस Q है, यहाँ पे प्लस Q है, तो Q को बाहर निकालें तो ये VX आ गया। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो CXY लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस,
Q डिवाइड बाय, अब Q को दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, ठीक है, या सॉरी Q को इस साइड पे रखूं और VXY को इस साइड पे ले आऊंगा, बाकी सारी चीजों को दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, तो व्हाट आई गेट इज CXY इज इक्वल टू पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय log D डिवाइड बाय R। ये वाला ग्राउंड का इफेक्ट यहाँ पे है, माइनस log XY डिवाइड बाय XX, ये वाला डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय XY जो है, XY जो है ये इसका इफेक्ट बेसिकली, अगर ये डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा हो, ये कंडक्टर्स इन दोनों कंडक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस के मुकाबले में ये वाला अर्थ और इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, तो इसका मतलब ये है अगर ये दोनों के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दिस कंडक्टर एंड द अर्थ, तो उस सूरत में फिर क्या होगा, उस सूरत में ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तकरीबन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको इन दोनों कंडक्टर्स को आप ऊपर उठाना शुरू कर देना, ठीक है, जब ऊपर उठाना शुरू कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस अल्टीमेटली और ये दोनों डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता क्या होते चले जाएंगे, एक दूसरे के करीब होते चले जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर ये दोनों कंडक्टर्स अर्थ से बहुत दूर हैं तो HXY और HXX तकरीबन एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो log HXX डिवाइड बाय HXY, तो ये दरमियान में तकरीबन 1 के बराबर आ जाएगा, तो उसमें फिर अर्थ का इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? ठीक है। इसी तरीके से फिर इसने स्टीवनसन की किताब है, उसने वही चीज इस्तेमाल करके 3 फेज लाइन है, A है, B है और C है, इसका मिरर इमेज उसने यहाँ पे बनाया है, इसका मिरर इमेज इसने यहाँ पे बनाया है, इसका मिरर इमेज इसने यहाँ पे बनाया है, जितना डिस्टेंस यहाँ पे उतना ही डिस्टेंस नीचे ले गया है। यहाँ पे QC है, यहाँ पे माइनस QC है, यहाँ पे QA है, माइनस QA है, QB है, माइनस QB है, ठीक है। तो सिंपली वही QAB निकालना हो तो इसका भी शामिल होगा, इसका भी होगा, फिर माइनस QA की वजह से जो VAB होगा, माइनस QB की वजह से VAB होगा, माइनस QC की वजह से VAB होगा, एंड सो ऑन। तो वहां से जनरल हमारे पास एक फार्मूला। तो ये 3 फेज की तरफ आप बेशक ना जाएं, लेकिन सिंगल फेज में इसने, आपकी किताब ने इसको आखिरी टॉपिक है उसको उसने गालबन इग्नोर भी किया है, ये सारी कहानी उसने डिस्कस नहीं की है। लेकिन एक प्रॉब्लम उसने बेसिकली प्रॉब्लम इस तरह का दिया है कि वो प्रॉब्लम आपने करना है और ये सिंगल फेज लाइन तक आपने इसको महदूद रखना है, ठीक है। इसको आप समझने के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन इसके बाद कुछ और है, इंटरफेरेंस और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसको हम फिलहाल उसको कवर नहीं करते हैं। साथ कोई टेलीफोन की लाइन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और कोरोना को ऑलरेडी आप कहीं पढ़ चुके हैं, ठीक है। और लाइन की जो ट्रांसमिशन लाइन में पावर करंट गुजर रही होती है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आसपास कोई टेलीफोन लाइन पे जो डिस्टर्बेंसेस होंगी उसकी भी बात की है। तो उन टॉपिक्स को हम फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। वी आर ओनली इंटरेस्टेड in the capacitance and inductance of the transmission line. So this is enough for today. Any question please? सर ये जितनी बुक्स से आप पढ़ा रहे हैं काइंडली ये बुक्स आप रख दें वहाँ पर कैनवस पे। कैनवस पे रख दूं? ये जरा नेट में अगर सर्च करें तो आपको मिल जाएंगी, या मैं एक ईमेल करता हूँ, आपस में शेयर कर लें, ठीक है। तैमूर मैं आपको ईमेल करता हूँ। ठीक है सर, ये जितनी भी बुक्स आप बता दें, ठीक है। मैं वैसे नेट में मिल जाती हैं, मैं उसमें कैनवस में तो नहीं रखूँगा, आई विल ईमेल यू, फिर आप बेशक सब में आपस में शेयर कर दें। ठीक है सर, सही है। ओके ओके, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? चैप्टर 5 शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी प्रॉब्लम्स इसके करें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। वेरी सिंपल थिंग्स, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। हाँ बच्चों, चीजें बहुत आसान है, बहुत आसान है, घबराना नहीं है। जब घबराहट शुरू हो जाए तो मुझे बता दें, फिर मैं